स्वागत है दोस्तों। आप सुन रहे हैं कहानी वार्ता अपने दोस्त विक्रम के साथ। और समय आ गया है देवराज चौहान की कहानी सुनने का। ये कहानी शैलेंद्र कक्कड़ जी ने, नौटी सोनकर जी ने और अभी हाल में शब्बीर भाई ने रेकमेंड की थी। तो शुरू करते हैं। फिरौती, पहला भाग। देवराज चौहान दौड़ता जा रहा था। भरा पूरा बाजार था ये। शाम का वक्त हो रहा था, लोग आ जा रहे थे। दौड़ता देवराज चौहान आते जाते लोगों से टकरा रहा था। कुछ लोग तो टक्कर लगने पर चीख भी उठते, परंतु देवराज चौहान अंधाधुंध दौड़ता रहा, पूरी ताकत से, तेज रफ्तार। रुक जा साले, पीछे से चीखती आवाज कानों में पड़ी। देवराज चौहान ने रुकने की जरा भी कोशिश नहीं की, जैसे वो पीछे आने वालों से बचना चाहता हो। उसके चेहरे पर पसीना ही पसीना बह रहा था। सिर के बाल पसीने में गीले होकर माथे पर चिपक रहे थे। कमीज भी पसीने से भरी थी। चेहरे पर सख्ती और गुस्सा था। गोली मार दूंगा, पीछे से पुनः आवाज आई। आगे भीड़ गहरी होने लगी थी। साप्ताहिक बाजार लगा था। लोगों की भीड़ थी वहां। दौड़ते देवराज चौहान की लोगों से टक्करें अब ज्यादा होने लगी थी। तभी पीछे से दौड़ता आता एक व्यक्ति देवराज चौहान के करीब आ पहुंचा। रुक जा देवराज चौहान, वरना गोली मार दूंगा। इसके साथ ही उसने कमीज पकड़ ली देवराज चौहान की। देवराज चौहान ठिठका। पीछे वाला देवराज चौहान से आ टकराया। बैलेंस बिगड़ा उसका। देवराज चौहान ने उसे जोरों का धक्का दिया। वो खुद को संभाल ना सका और पास से जाती औरत से टकराता नीचे ही जा गिरा। औरत के होंठों से चीख निकल गई। वो व्यक्ति नीचे गिरा, कोहनी नीचे लगी तो वो भी चीखा। रिवॉल्वर उसके हाथ से निकल गई। पूरी बाह दर्द से भर गई थी। उसने जल्दी से रिवॉल्वर थामी, तभी पीछे से भागते उसके दो साथी आ गए। क्या हुआ? कहाँ गया वो? पकड़ो हरामी को, मैं आ रहा हूं। वो दोनों बाजार में आगे की तरफ भागे। वो व्यक्ति भी उठा और भागने लगा। बाजार का फायदा उठाकर देवराज चौहान ने वो सड़क छोड़ी और पास की गली में प्रवेश करके दौड़ता चला गया। अंधेरा गिरना घिरना शुरू हो गया था। बाजार का शोर उसके कानों में पड़ रहा था। एक गली से दूसरी गली, फिर तीसरी। दौड़ता गया देवराज चौहान। उसे यहाँ के रास्तों की कोई जानकारी नहीं थी। मन में सिर्फ इतना ही था कि पीछे से आते लोगों से बचना है, उनके हाथों में नहीं पड़ना है, और फिलहाल तो वो बच गया। अगला दृश्य। एक अंधेरे से भरी गली में ठिठका देवराज चौहान और दीवार के साथ सटकर मुंह खोले गहरी गहरी सांसें लेने लगा था। जाने कितना दौड़ा था वो उन लोगों से बचने के लिए। थकान की वजह से टांगे तक कांप रही थी। वो वहीं नीचे बैठता चला गया। गहरी गहरी सांसें लेता रहा। अपनी बिगड़ी हालत पर काबू पाने की चेष्टा में लगा रहा। 20 मिनट बाद उसे अपने पर काबू पाया। अब उसने खुद को इस हाल में पाया कि आराम से चल सके। वो उठा और सामान्य ढंग से चलता हुआ गली से बाहर आ गया। हालत देवराज चौहान की खास बेहतर नहीं थी, परंतु काम चलाऊ थी। वो जानता था कि खतरा टला नहीं है। वो लोग कभी भी उसे ढूंढ सकते हैं। इस अनजाने शहर में वो पूरी तरह खतरे में था। सड़क के किनारे ही किनारे देवराज चौहान आगे बढ़ता रहा। वाहन गुजर रहे थे, परंतु उनकी संख्या ज्यादा नहीं थी। कुछ देर बाद देवराज चौहान एक चौराहे पर रुका और टैक्सी की तलाश में नजरें दौड़ाने लगा। तभी उसकी निगाह सड़क पार चमकते नियॉन साइन पर पड़ी। बार एंड रेस्टोरेंट। कुछ देर अपने को छिपाने के लिए वो बढ़िया जगह थी। वो लोग अब भी उसे तलाश कर रहे होंगे। देवराज चौहान ने सड़क पार की और बार एंड रेस्टोरेंट की तरफ बढ़ गया। दरवाजा धकेल कर भीतर पहुंचा। सामने ही बार बना हुआ था। 10-12 टेबल थी वहां। 4-5 लोग भी बैठे पी रहे थे। बार काउंटर की तरफ बढ़ते देवराज चौहान ने हर तरफ नजर मारी।
बार काउंटर के पीछे बूढ़ा सा दिखने वाला व्यक्ति खड़ा था। वो इतना बूढ़ा नहीं था जितना कि लग रहा था। उसकी शेव बढ़ी हुई थी। कहिए सर, क्या लेंगे? विस्की, लार्ज पैग। देवराज चौहान ने कोहनी काउंटर पर रखी। कौन सी? तुम्हारे पास जो सबसे महंगी हो वो। जरूर। इतना कहने के साथ ही वो अपने काम में व्यस्त हो गया। देवराज चौहान ने जेब से सिगरेट का थोड़ा मोड़ा पैकेट निकाला और सिगरेट सुलगाई। तुरंत ही बारमैन ने लार्ज पैक तैयार करके उसके सामने रखा। देवराज चौहान ने गिलास उठाया और एक ही सांस में खाली कर दिया। एक और बनाओ। ये 480 रुपए का पैक था। बारमैन ने जैसे शराब की कीमत का ध्यान दिलाया। एक और। बारमैन ने दूसरा पैक तैयार करके उसकी तरफ सरका दिया। देवराज चौहान ने 1000 का नोट निकाला और काउंटर पर रखते हुए बोला, अब ठीक है? वेरी ठीक सर। नोट उठाते बारमैन ने कहा, आपको पहले कभी नहीं देखा? नया हूं। कहाँ ठहरे हैं? अभी ठहरना है। आए कहाँ से हैं? मुंबई से। देवराज चौहान ने गिलास उठाकर घूंट भरा। मेरे पास ठहरने की जगह है। सिंगल बेड है। एक रात के 500। खाना पीना अलग। वैसे मैं लोगों को ठहराने का धंधा नहीं करता, लेकिन आपके पास नोट है। बंदे भी शरीफ ही दिखते हो। मर्जी है आपकी। मैंने तो यूं ही कह दिया। तुम मालिक हो यहाँ के? पक्का? लगते तो नहीं। बन ठन के रहा करो। जेब क्यों बढ़ा रखी है? काम धंधा ज्यादा नहीं चलता। कभी कभी तो खर्चा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार सोचता हूँ कि जूतों की दुकान खोल लूँ यहाँ, तो ज्यादा कमा लूंगा। लेकिन धंधा धंधा बदलना भी तो आसान नहीं होता। मुझे वो कमरा दिखाओ। 500 रुपए वाला? हाँ। चलो। वो बार काउंटर के पीछे से निकलता हुआ उठा। यहाँ का बिजली का बिल भरना है, वो खर्चा निकल जाएगा। देवराज चौहान ने गिलास उठाकर घूंट भरा और गिलास थामे उसके साथ चल पड़ा। बार काउंटर के साथ ही पीछे रास्ता जाता था। रास्ते में अलग से ऊपर जाती सीढ़ियां थी। वो ऊपर पहुंचे। वहां 2-3 कमरे बने हुए थे। वो देवराज चौहान को एक कमरे में ले गया। कमरे में सिंगल बेड था। अटैच बाथरूम था। इंटरकॉम पड़ा था। जरूरत की करीब करीब हर चीज थी वहां। कितने दिन रहोगे यहाँ? तभी देवराज चौहान का मोबाइल फोन बजा। मोबाइल फोन भी मुसीबत है, कभी भी पीछा नहीं छोड़ता। वक्त बेवक्त बज उठता है। उसने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान ने फोन निकाला और बात की। हेलो। रामजादे, मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। कानों को फाड़ती आवाज कानों में पड़ी। तू कब तक बचेगा मेरे से? चाईबासा से तू बाहर नहीं जा सकता। हर तरफ मेरे आदमी हैं। यहां से शहर से बाहर निकला जा सकता है। यहां से शहर से बाहर नहीं निकला जा सकता। मैं तेरे को। देवराज चौहान ने फोन बंद कर दिया। कौन था? पास खड़े उस व्यक्ति ने देवराज चौहान को देखा। मेरा भाई था। तुमने उससे बात करनी थी क्या? भाई? आवाज काफी ऊंची आ रही थी। मुझे लगा जैसे वो तुम्हें गालियां दे रहा हो। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर फोन जेब में रखा और घूंट भरकर बोला, तुम्हारा नाम क्या है? हरबंस। खाने का इंतजाम हो जाएगा? क्यों नहीं होगा? तुम्हें ठहराया है तो हर चीज का इंतजाम होगा। मेरा लंच अभी तक पैक पड़ा है। बीवी रोज लंच दे जाती है। कभी तो खाने का मन नहीं करता। आज भी नहीं खोला उसे। उससे काम चल जाएगा?
चल जाएगा, मैं अभी डिब्बा दे जाता हूँ। वैसे तुम कब तक ठहरोगे यहाँ? पता नहीं, लेकिन अभी ठहरूंगा। ठीक है, कल तुम्हारा नाश्ता भी घर से लेता आऊँगा। मुफ्त कुछ नहीं मिलेगा, हर चीज़ के पैसे होंगे। लंच डिनर 150 रुपये, नाश्ता 70 रुपये। मैंने बिजली का बिल चुकाना है, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। देवराज चौहान ने घूंट भरा और एक तरफ दिखाई दे रही खिड़की को खोला तो सामने सड़क का नज़ारा दिखाई दिया। चौराहे की बत्ती भी दिखी। देवराज चौहान खिड़की से हट गया। वो लोग उसकी तलाश कर रहे होंगे, कहीं भी हो सकते हैं वो। कमरे में कुर्सी कमरे में पड़ी कुर्सी पर आ बैठा, गिलास खाली करके एक तरफ रखा। चेहरे पर सोच के गहरे भाव थे। 2 पैक के बाद उसे अपनी थकान जाती लगी, लेकिन वो जानता था कि उसे आराम की जरूरत है। कुछ ही देर में हरबंस खाने का टिफिन ले आया। लो, पानी में अभी लड़के के हाथ भिजवाता हूँ। कुछ और चाहिए हो तो इंटरकॉम पर 4 नंबर दबा के बोल देना। एक पैग और भिजवा दो। भिजवाता हूँ। तुम्हारा सामान कहाँ है? स्टेशन के क्लॉक रूम में पड़ा है, कल लाऊंगा। मैंने तो यूं ही पूछा था। हरबंस मुस्कुराया। कोई मेरे बारे में पूछे तो तुमने नहीं बताना है कि मैं यहाँ ठहरा हूँ। सब ठीक तो है? सब ठीक है। तुम्हारा नाम भी नहीं जानता मैं। सुरेंद्र पाल। ठीक है, मैं जाता हूँ, नीचे ग्राहक है, तुम्हारे लिए पैक भिजवा देता हूँ, कहकर हरबंस चला गया। 5 मिनट में ही 20 साल का लड़का पैक दे गया, पानी का जग दे गया। देवराज चौहान ने घूंट भरा और टिफिन खोला। बैंगन का भरता और चपातियों के साथ सलाद और दही था। देवराज चौहान पैक भी लेता रहा और खाना भी खाता रहा। जल्दी ही इस काम से फारिग होकर हाथ मुंह धोया और सिगरेट सुलगाई। अब वो खुद को ठीक महसूस कर रहा था और नींद ले लेना चाहता था। जूते उतार कर बेड पर जा लेटा। कश लेता सोचता रहा। उसकी सोचें पहले की घटनाओं पर जाने लगी। उसने नहीं सोचा था कि चाईबासा में ऐसा कुछ हो जाएगा। देवराज चौहान इस वक्त झारखंड में मौजूद था। उस दिन वो मुंबई में था। तब शाम के 4 बज रहे थे जब बंगले में फोन की बेल बजी थी। जगमोहन ने रिसीवर उठाया था। हेलो। 2 पलों की चुप्पी के बाद उधर से आवाज आई। जगमोहन? हाँ। तुम कौन? जगमोहन की आंखें सिकुड़ी। पहचान? पहचान लेता तो अब तक पहचान लिया होता। जगमोहन ने देवराज चौहान पर नजर मारते हुए कहा। अपने बारे में बता। महादेव। कौन? महादेव। 10 साल पहले हमने 2 बार एक साथ काम किया था। देवराज चौहान भी साथ था और महादेव, तू? मैं तो सोच रहा था कि तुम्हारा नंबर बदल गया होगा। नंबर बदला परंतु एक्सचेंज से मैंने नया नंबर ले लिया। मुझे तो हैरानी है कि फोन पर तू है। 10 साल बाद। उधर से महादेव की गहरी सांस लेने की आवाज आई। 10 साल कहाँ था तू? जेल में। जेल में? जगमोहन के होंठ सिकुड़े। हाँ, हीरों के व्यापारी को लूटा था, 2 लोगों के साथ मिलकर। वो दोनों तो लूट के दौरान ही व्यापारी के गनमैनों की गोलियों से मारे गए, परंतु मैं कार दौड़ाकर बच निकला। 80 करोड़ के डायमंड मेरे हाथ लगे। वहां से मैं अपने गृह नगर झारखंड के चाईबासा पहुंचा और उन 80 करोड़ के हीरों को एक जगह छिपा दिया। फिर पुलिस मुझ तक पहुंच गई। 4 दिन बाद पुलिस ने मुझे पकड़ लिया। बुरा हुआ, परंतु मैंने 80 करोड़ के हीरों के बारे में मुंह नहीं खोला। यही कहता रहा कि लूट करके भागने के दौरान दौड़ते हुए वो कहीं गिर गए थे। केस चला, 10 साल की सजा हुई। सजा भुगत ली?
हाँ, फिर तो तेरे मजे ही मजे हैं। महादेव की आवाज नहीं आई। एक बात तो बता महादेव, बोल। ये सारी बात तूने इतनी शराफत से मुझे क्यों बता दी? अपनी मुसीबत को बताई। क्या मतलब? गड़बड़ हो गई है, मैं मुसीबत में हूं। वो हीरे कोई और ले उड़ा जहां तूने छुपाए थे? नहीं, मेरे ख्याल में ऐसा कुछ नहीं है। वो वहीं पर होंगे, परंतु अभी मैंने उन्हें देखा नहीं है। तो क्या हुआ? देवराज चौहान है वहां? हाँ, पास ही में है। उससे बात करा। आधी बात तो तूने कर ली, बाकी की आधी भी मेरे से कर। मैं सब बता दूंगा देवराज चौहान को। कुछ चुप्पी के बाद महादेव की आवाज कानों में पड़ी। उन 80 करोड़ के हीरों की कीमत आज 7 अरब रुपए है। 7 अरब? जगमोहन के मस्तिष्क को झटका लगा। हाँ, जेल से छूटने पर मैंने उसी व्यापारी को फोन किया जिसके हीरे लूटे थे। मैंने उससे पूछा कि तेरे उन लूटे हीरों की कीमत आज क्या होगी। सोचा था उसे ही बेच दूंगा। तो उसने बताया कि 7 अरब रुपए। 10 सालों में उन हीरों की कीमत कई गुना बढ़ गई है। फिर मैं चाईबासा पहुंचा, झारखंड में। मेरा परिवार यहीं रहता है। पत्नी और 21 बरस की बेटी है। सोचा था अब आराम से जिंदगी बिताऊंगा, बेटी का ब्याह कर दूंगा। लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। झारखंड में अंडरवर्ल्ड में 4 नामों की आवाज गूंजती है। चौला, गोल्डी, बॉमन और पम्मी। चारों के अलग अलग काम धंधे हैं। कामों के सिलसिले में एक दूसरे से कोई मतलब नहीं। पूरे झारखंड में इन चारों की ही चलती है। परंतु ये चारों एक दूसरे के रिश्तेदार हैं। चौला और गोल्डी भाई हैं। बोमन और पम्मी इनके मामे चाचे के लड़के हैं। एक तरह से चारों भाई ही हुए। कभी किसी एक पर मुसीबत आती है तो चारों इकट्ठे हो जाते हैं। पुलिस भी इनसे बचकर चलती है। बहुत खतरनाक हैं ये चारों। तेरा इन चारों से क्या मतलब? मैं झारखंड पहुंचा तो चौला जैसे मेरे आने के ही इंतजार में था। मुझे पकड़ बुलवाया। मेरे से पूछा कि 80 करोड़ के हीरे किधर हैं। मैंने कहा कि मेरे पास नहीं है, और वो नहीं माना। मेरे को 24 घंटे सोचने का मौका दिया। 24 घंटों बाद उसके आदमी मेरे घर पर आए। फोन पर चौला से मेरी बात करवाई। मैंने तब भी कहा कि मैं हीरो के बारे में नहीं जानता, वो गुम हो चुके हैं। तो उसके आदमी मेरी 21 बरस की बेटी को उठाकर ले गए हैं। चौला कहता है कि ये अपहरण है। बेटी को बचाना है तो सारे हीरे फिरौती के रूप में मुझे दे दे और बेटी को ले जा। मैं पुलिस के पास गया, ऊपर के अफसरों के पास गया, परंतु मेरी किसी ने ठीक से बात भी नहीं सुनी। चौला के मामले में कोई नहीं पड़ना चाहता। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल हो चुका है। हम अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि चौला मेरी बेटी को नहीं छोड़ेगा। वो हीरे चाहता है। जगमोहन गंभीर हो उठा। सुनकर दुख हुआ, लेकिन इसमें हम क्या कर सकते हैं? मुझे तुम दोनों की ही सहायता की जरूरत है। कैसी सहायता? किसी तरह ये मामला सुलझा दो। हम आपस में हीरे बांट। कैसे सुलझेगा ये मामला? जगमोहन गंभीर था। मैं चौला को आधे हीरे देने को तैयार हूं। बाकी आधे हम बांट लेंगे। मेरी बेटी को उससे वापस ला दो। आधे में चौला मानेगा? नहीं मानेगा, लेकिन उसे तैयार करो। मैंने बड़ी आशा से तुम्हें फोन किया है कि सोचने का वक्त दे। मैं 2 घंटे बाद फोन करता हूं। करना, कहकर जगमोहन ने रिसीवर रखा और देवराज चौहान के पास आ बैठा। देवराज चौहान को महादेव की कही सारी बात बताई। महादेव क्या चाहता है ये भी बताया।
ये तो पूरी तरह झगड़े वाला मामला है। चौला की चलती है वहां तो वो आधे क्यों लेगा? वो तो यही सोचेगा कि जो आधे देने को तैयार है वो पूरे भी देगा। सब कुछ सुनकर देवराज चौहान ने कहा, महादेव को हमारी सहायता की जरूरत है और तुम चाहते हो कि हम उसकी सहायता करें। कर दें तो क्या हर्ज है? जगमोहन मुस्कुराया। वो बाकी आधे हीरो में से आधे हमें दे देगा। वो भी 150-200 करोड़ का माल बनता है। तुमने इतनी दौलत का क्या करना है? देवराज चौहान मुस्कुराया। इकट्ठी करूंगा। जो पहले से इकट्ठी है उसका कुछ हिसाब किताब है तुम्हारे पास? हिसाब किताब रखने लगूं तो हर वक्त नोट गिनता ही नजर आऊंगा। बस इतना पता है कि कितने खाने भरे पड़े हैं या ढेर कितने फीट ऊंचे हैं। यही हिसाब किताब है। क्या हर्ज है, महादेव का मामला निपटा देते हैं। हमारा लगना ही क्या है? उसकी चौला से रजामंदी की बात ही तो करनी है। 2 दिन में सब ठीक हो जाएगा। जगमोहन ने आग्रह करने वाले स्वर में कहा। तुम्हारी यही मर्जी है तो यही सही। 2 घंटे बाद महादेव का फोन आएगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। नवीन मेहरा वाला काम हाथ में ले रखा है। 4-5 दिन पहले से उसका काम पूरा नहीं होगा और उस काम को बीच में भी छोड़ा नहीं जा सकता। कोई बात नहीं, महादेव के पास चाईबाज साहब, मैं चला जाऊंगा, देवराज चौहान ने कहा। अगला दृश्य। देवराज चौहान झारखंड के चाईबासा पहुंचा। पहले बस फिर ट्रेन का सफर किया। कपड़ों का एयरबैग था पास में। महादेव उसे स्टेशन पर मिला, गले मिला, फिर पास के बेंच पर उसे लेकर बैठ गया। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि तुम्हें यहां देखकर मैं कितना खुश हूं। महादेव की आंखें छलछला उठी। देवराज चौहान ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। मैं अपनी बेटी से बहुत प्यार करता हूं। महादेव गालों पर लुढ़काए आंसुओं को साफ करता हुआ कह उठा। सब ठीक हो जाएगा। सपना को चौला ने उठा लिया है। मेरी पत्नी की हालत रो रो कर बुरी हो रही है। कुछ नया हुआ? नहीं। चौला मेरी बेटी सपना का अपहरण किए बैठा है। कहता है हीरे ले आओ, अपनी बेटी को ले जाओ। कोई भी मेरी बात नहीं सुन रहा। चौला से सब डरते हैं। झारखंड में उसकी और उसके भाइयों की चलती है। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। जगमोहन नहीं आया? वो काम में व्यस्त था। तो तुम सब ठीक कर दोगे देवराज चौहान? महादेव ने थके स्वर में पूछा। पूरी कोशिश करूंगा कि आज ही सब ठीक हो जाए। चौला कहाँ मिलेगा? महादेव ने बताया। बोला, तुम चौला से मिलोगे? हाँ, उससे बात करनी होगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। नहीं, मैं अकेला उससे बात करूंगा। देवराज चौहान बेंच से उठा। ये बैग क्लॉक रूम में रखना है। मैं अपने घर रख। अभी तुम्हारे घर पर रुकना ठीक नहीं होगा। पहले चौला से मेरी बात हो जाने दो। महादेव ने सिर हिला दिया। बैग को स्टेशन के क्लॉक रूम में रखा गया। वो स्टेशन से बाहर आ गए। अगर बात नहीं बनी तो चौला को सारे हीरे देने पड़ेंगे। अभी कुछ मत सोचो, मुझे बात कर लेने दो। अगला दृश्य। टैक्सी 3 मंजिला इमारत के सामने जा रुकी। देवराज चौहान उतरा, किराया दिया। टैक्सी ड्राइवर गंभीर स्वर में बोला, आप गलत पते पर तो नहीं आ गए? क्यों? ये चौला का ठिकाना है। चौला को तो आप जानते ही होंगे। नाम सुन रखा है। देवराज चौहान मुस्कुराया। मर्जी आपकी। मैंने तो इसलिए कहा कि आप मुझे शरीफ लग रहे हैं। कहकर उसने टैक्सी आगे बढ़ा दी। देवराज चौहान आगे बढ़ा और गेट के भीतर प्रवेश कर गया। सामने ही 3 आदमी बातें करते दिखे। देवराज चौहान उनके पास ठिठका।
कहिए, किधर जा रहे हैं? एक ने हाथ हिलाकर कहा। चौला से मिलना है। तीनों की नजरें मिली। क्यों मिलना है? दूसरे ने पूछा। काम है। काम हमें बता। चौला साहब से हर कोई नहीं मिल सकता। महादेव की बेटी सपना को चौला ने उठा रखा है। तो उसी सिलसिले में बात करनी है। तू फैसला कराएगा क्या? वो मुस्कुरा कर कह उठा। कोशिश करने आया हूं। मामा बन रहा है साला। तीसरे ने मुंह बनाकर कहा। चौला साहब हर किसी को नहीं मिलते। मेरा चौला से मिलना जरूरी है। चौला साहब बोल। चौला साहब। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। ठीक है, चौला साहब ही सही। तू है कौन जो इतने बड़े मामले के बीच टांग अड़ाने की कोशिश कर रहा है? देवराज चौहान। पहले नहीं सुना ये नाम। नया लगता है शहर में, क्यों? अपने बारे में बता। दूसरा बोला। क्यों? देवराज चांद ने उसे देखा। चौला साहब को तेरे बारे में बताएंगे। वो मिलना चाहेंगे तो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। डकैती मास्टर देवराज चांद का नाम सुना है? देवराज चांद ने उसे देखा। डकैती मास्टर? तुम वो हो क्या? तीनों चौंके। हाँ, मैं महादेव की तरफ से बात करने आया हूं। तीनों के चेहरों पर हैरानी उभरी। महादेव तेरा क्या लगता है? पुराना जानता हूं। उसने तेरे को बुलाया कि तू इस मामले में दखल दे? फालतू बात मत करो, मेरे बारे में जान चुके हो। मेरे यहां आने की वजह भी जान ली है। जाकर चौला से बात करो। चलो, भीतर चलो। यह विश्वास नहीं आता कि तू डकैती मास्टर देवराज चौहान सच में है क्या? वो तीनों देवराज चौहान को लिए भीतर आ गए। ड्राइंग रूम जैसा कमरा था ये। बैठ। देवराज चौहान बैठ गया। दो आदमी देवराज चौहान के पास ही रहे। एक वहां से चला गया। दो चार और भी कामों में व्यस्त नजर आए। तू रहता किधर है? एक ने पूछा। इसका जवाब चौला को दूंगा अगर उसने पूछा। हमें क्यों नहीं? चमचों से मैं उतनी ही बात करता हूं जितनी की करनी चाहिए। उल्लू का पट्टा? दूसरा कह उठा। देवराज चौहान मुस्कुराया लेकिन कहा कुछ नहीं। 10 मिनट बाद गया व्यक्ति लौटा। आओ देवराज चौहान। देवराज चौहान उठा। चौला साहब इस तरह किसी से नहीं मिलते, लेकिन तुमसे मिलने को तैयार हो गए। तेरे नाम का जादू ही होगा ये। देवराज चौहान उसके साथ चल पड़ा। वो दोनों वहीं रहे। सुना है तुम बहुत खतरनाक हो? किससे सुना है? पता नहीं, लेकिन ये बात लोग अक्सर कहते हैं कि डकैती मास्टर देवराज चौहान। अफवाहों पर ध्यान मत दिया करो, दिमाग खराब करती हैं ऐसी बातें। उसे ही सच मानो जो आंखों से देखो। अगला दृश्य। चौला। गहरे सांवले रंग का 40 बरस का सेहतमंद व्यक्ति था। हेयर स्टाइल किसी फिल्मी हीरो की भांति था। कद सामान्य था। देवराज चौहान से वो खुले दिल से मिला। गले लगाया देवराज चौहान को। यह तो विश्वास नहीं आ रहा कि हिंदुस्तान का नंबर 1 डकैती मास्टर मेरे से मिलने आया। कैसा है तू? एकदम ठीक हूं। बैठ बैठ। मैंने अभी नाश्ता नहीं किया। करने वाला था कि तू आ गया। दोनों इकट्ठे नाश्ता करेंगे। करेगा ना? जरूर। मुझे भी नाश्ते की जरूरत महसूस हो रही है। देवराज चांद मुस्कुराया। दिलदार लगता है तू। चौला हंस पड़ा। देवराज चांद भी मुस्कुराता रहा। हरी, ओ हरी, चौला ने पुकारा। फौरन एक व्यक्ति वहां आ गया।
नाश्ते का क्या हुआ? भूखा मारेगा क्या? तैयार है मालिक, आपका ही इंतजार है। ये डकैती मास्टर भी मेरे साथ नाश्ता करेगा। आज तो मजा आ जाएगा। चल चल देवराज चाहन। चला और देवराज चाहन दूसरे कमरे में पहुंचे, जहां छोटी सी टेबल नाश्ते के साथ सजी थी। दोनों नाश्ता करने बैठे। हरी वहां उनकी जरूरतें पूरी करने के लिए मौजूद रहा। दोनों ने नाश्ता शुरू किया। महादेव को कैसे जानता है? कई साल पहले हम एक साथ काम कर चुके हैं, देवराज चाहन ने कहा। काम खत्म तो बात खत्म। तू बीच में क्यों आता है? मैं और महादेव निपट लेंगे। उसके साथ मेरी अच्छी पटी थी। ठीक बंदा है वो। होगा होगा। खाते खाते चौला ने सिर हिलाया। उसकी बेटी सपना कहाँ है? यही है, एक कमरे में बंद कर रखा है। उसे किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंचाया? क्या बात करता है देवराज चाहन? मैं यहाँ धंधा करता हूँ, लड़कियों की इज्जत पर हाथ नहीं डालता। मेरी बीवी को जानता है? नहीं। औरतों पर हाथ डालने का काम किया तो वो मुझे कच्चा चबा जाएगी। चौला हंस पड़ा। दुनिया के लिए शेर हूं, लेकिन बीवी के सामने सीधा होकर रहना पड़ता है। साली उधेड़ देती है जरा भी गड़बड़ करूं तो। तेरे को पता है, वो दिन में 2 बार सपना के पास जाती है और उससे पूछती है कि किसी ने उसे तंग तो नहीं किया। ये तो अच्छी बात है। पता नहीं अच्छी बुरी क्या बात है, लेकिन औरतों को आदमी के काम में दखल नहीं देनी चाहिए। चौला, नाश्ता कर, मुझे भी कर लेने दे। उसके बाद बातें करेंगे। खाने के साथ बातें हों तो खाने का मजा नहीं आता। नाश्ते के बाद देवराज चाहन और चोला पहले वाले कमरे में पहुंचे। शेरा, ओ शेरा, चोला ने पुकारा। तभी 30 बरस की औरत ने भीतर प्रवेश किया। खूबसूरत और लंबी थी वो। श्रृंगार कर रखा था। नाक में नथ, कानों में झुमके, हाथों में खनकती चूड़ियां, साड़ी पहन रखी थी उसने। क्या है? उसने भीतर प्रवेश करते ही कहा। क्यों चिल्लाता रहता है हर वक्त? आ गई? चोला मुस्कुराया। इससे मिल। डकैती मास्टर देवराज चाहन है ये। देवराज चाहन ने हाथ जोड़कर नमस्ते की। उसने भी नमस्ते की। आपका बहुत नाम सुना था। बैठते हुए वो कह उठी। आज देख भी लिया। यहां पर क्या डकैती करने आए हैं? नहीं। देवराज चाहन ने इंकार में सिर हिलाया। महादेव ने इसे, चौला ने कहना चाहा। जानती हूं, पता चल गया है मुझे, वो बोली। खामखा मुझे समझाते मत रहा करो। चौला ने गहरी सांस ली। गजनी नाम है मेरा, वो देवराज चाहन से बोली। देवराज चाहन मुस्कुराया। महादेव के पास 700 करोड़ के हीरे हैं। हैं? देवराज चाहन बोला। वो हमें दिला दो, हम उसकी बेटी को भी छोड़ देंगे और उसे भी कुछ नहीं कहेंगे। मतलब कि वो सारे हीरे आपको दे दे? हाँ। खुद खाली हाथ हो जाए? इन्हीं हीरों के लिए तो उसने खतरा उठाया था, लूट की। 10 साल जेल में बीते उसके। वो हीरे कैसे दे दे? अपनी बेटी की जरूरत है उसे तो देगा, गजनी ने मुंह बनाकर कहा। ज्यादा नखरे दिखाए तो उसकी बेटी को मार देंगे। उसके बाद उसे भी नहीं छोड़ेंगे। हमें हीरे चाहिए तो हम लेकर ही रहेंगे। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाई। मैं सपना से मिलना चाहता हूं। तेरा? चौला ने पुनः आवाज लगाई। सामान्य कद काठी का एक व्यक्ति भीतर आया। देवराज चांद को महादेव की लड़की दिखा के ला। देवराज चांद उठा और शेरा के साथ बाहर निकल गया। यह बहुत शरीफ सा बन रहा है, गजनी बोली। इसकी बातों में मत फंसना। मैं सिर्फ तेरी बातों में फंसता हूं। चौला ने गजनी को देखा। यह भी बात
करेगा कि क्यों आया है? हमें 700 करोड़ के सारे हीरे चाहिए। सारे ही लेंगे। चौला ने सिर हिलाया। जब तक ये शरीफ बना रहेगा तब तक मैं भी शराफत से बात करूंगा, लेकिन हीरे इतनी आसानी से नहीं मिलेंगे। महादेव के साथ साथ देवराज चांद को भी तकलीफ तो होगी हीरे देने की सोचकर। मुझे तो पूरे 700 करोड़ के हीरे चाहिए। पूरे ही लेंगे, लेकिन सब्र रख। ऐसे खेल आराम से खेलने पड़ते हैं। चौला कहते हुए हंस पड़ा। अगला दृश्य। देवराज चांद एक कमरे में बंद सपना से मिला। चेहरा पास ही खड़ा रहा। सपना ने कमीज सलवार पहन रखा था जो कि मैला हो रहा था। चेहरा मुरझाया हुआ था। वो परेशान लग रही थी। शेरा को वो पहले भी देख चुकी थी। देवराज चांद को उसने पहली बार देखा था। मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे, सपना भर्राए स्वर में कह उठी। घबराओ मत, मुझे महादेव ने भेजा है। पापा ने? हाँ, मैं उसका दोस्त हूं। मुझे यहां से ले चलो अंकल। उसकी आंखें भर आई। मैं इसी बात के लिए यहां आया हूं। चौला से अभी बात करनी है। ये लोग तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं दे रहे? नहीं। वो आंसू साफ करते हुए कह उठी। यही जानना था मुझे। मुझे यहां से अभी ले जाओगे अंकल? अभी तो नहीं, लेकिन जल्दी ही ले जाऊंगा। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। पापा कहाँ हैं? 2 घंटे पहले मैं महादेव से मिला था। वो ठीक है, तुम्हारे लिए परेशान है। ये लोग कौन से हीरे मांग रहे हैं? तुम इस बारे में मत सोचो। मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। उसकी आंखों में पुनः आंसू बह निकले। जल्दी ही चलेंगे, देवराज चांद ने कहा और कमरे से बाहर निकल गया। अगला दृश्य। शेरा देवराज चांद को चौला और गजनी के पास कमरे में छोड़ गया। मिले लड़की से? चौला मुस्कुराया। हाँ, देवराज चांद बैठता हुआ बोला। हम उसका घर के सदस्य की तरह ध्यान रख रहे हैं, उसे कोई तकलीफ नहीं देते। चौला बोला। शुक्रिया, परंतु इसका यह मतलब भी नहीं है कि हम नरम दिल हैं। धंधा तो धंधा ही होता है। यहाँ नरमी का कोई काम नहीं है। लेकिन मुझे विश्वास है कि महादेव 700 करोड़ के हीरे दे देगा, इसलिए उसकी बेटी से प्यार से बात की जा रही है। नहीं तो जानता है क्या होगा? देवराज चांद ने चौला को देखा। उसे मारकर उसकी लाश महादेव के पास भेज दूंगा। मैं कहता ही नहीं, करता हूं। वक्त आया तो देख लेना। वो वक्त नहीं आएगा, देवराज चांद बोला। ये तो अच्छी बात है। गजनी खामोशी से बैठी थी, सुन रही थी। मैं तुमसे बात करने आया हूं। जानता हूं। ये मामला खत्म करो। तुम्हें 350 करोड़ के हीरे दे देंगे। आधे? गजनी कह उठी। हमें तो पूरे चाहिए। सब कुछ तुम लोगों को देकर महादेव खाली हाथ रहेगा क्या? देवराज चांद बोला। हमें इस बात की फिक्र नहीं है कि महादेव का बाद में क्या होता है। गजनी बोली। हमें 700 करोड़ के हीरे चाहिए। उसे अपनी बेटी का ब्याह भी करना है, अपनी जिंदगी भी बितानी है, देवराज चांद ने कहा। बेटी के ब्याह के लिए उसे 2 लाख दे देंगे। गजनी मुस्कुरा पड़ी। और महादेव की जिंदगी कैसे बीतेगी? वो दोबारा कहीं हाथ मार ले। गजनी ने हाथ हिलाकर कहा। लेकिन हमें 700 करोड़ के पूरे हीरे चाहिए। देवराज चांद ने सिगरेट सुलगाकर दोनों को देखा, कश लिया। ऐसा नहीं होता। सौदेबाजी में दोनों पार्टियों का भला देखा जाता है, देवराज चांद ने कहा। हम सिर्फ अपना भला देख रहे हैं, गजनी ने तीखे स्वर में कहा। तुम क्या कहते हो? देवराज चांद ने चौला को देखा।
गजनी जो कहेगी वो मेरे ही शब्द होंगे, हम में कोई फर्क नहीं है। ये भी मेरा धंधा देखती है। देवराज चांद ने कश लिया और बोला, 350 करोड़ कम नहीं होते। 700 करोड़ सामने हो तो 350 कम ही होते हैं। गजनी ने मुंह बनाकर कहा, तुम डकैती मास्टर देवराज चौहान हो, इसलिए तुम्हारी इज्जत कर रहे हैं और तुमसे बात कर रहे हैं। वरना इतनी देर तो हम धंधे पर बात ही नहीं करते। मुझे इज्जत बख्शने का धन्यवाद। देवराज चौहान मुस्कुराया। मेरे ख्याल में 350 करोड़ के हीरे लेकर आपको ये मामला खत्म कर 700 पर ही ये मामला खत्म होगा। गजनी ने दृढ़ स्वर में कहा, ज्यादा के चक्कर में कम भी हाथ से न निकल जाए। महादेव की बेटी हमारे पास है। गजनी के चेहरे पर कठोरता उभरी। तभी तो 350 करोड़ की ऑफर लेकर आया हूं मैं। देवराज चौहान ने दोनों को देखा। देवराज चौहान, चौला गंभीर स्वर में बोला, हमारी बात तुमने सुन और समझ ली है कि हम 700 करोड़ ही लेंगे। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। अपनी बेटी को पाने के लिए जो 350 करोड़ दे सकता है वो 700 भी दे सकता है। ये जरूरी नहीं है। जरूरी ही है, तुम देख लेना। चौला का स्वर भी सख्त हुआ। देवराज चौहान ने एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखकर टेबल पर रखा। ये मेरा फोन नंबर है। देवराज चौहान उठ खड़ा हुआ। 350 पर बात खत्म करनी हो तो फोन कर देना। तुम्हें इस मामले में नहीं आना चाहिए। आ चुका हूं मैं। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे हीरे तुम्हारे पास हो। गजनी के माथे पर बल पड़े। ऐसा ही समझ लो। गजनी ने अपनी चूड़ियां खनकाई और उन्हें देखती हुई कह उठी, तुम खतरनाक ढंग से बात कर रहे हो देवराज चौहान। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदाज ऐसा ही है। गजनी ने चूड़ियों से नजर हटाकर देवराज चौहान को देखा। मैंने स्पष्ट बात की है कि 350 करोड़ के हीरों पर सौदा पटाना चाहो तो मुझे फोन कर देना। अब चलूंगा। तो हीरे तुम्हारे पास हैं? महादेव ने हीरे रखने को तुम्हें दिए थे? गजनी बोली। देवराज चौहान गजनी को देखता रहा। चौला एकाएक सतर्क दिखने लगा। फिर तो तुम यहां से नहीं जा पाओगे। गजनी मुस्कुरा पड़ी। क्यों? देवराज चौहान ने होंठ सिकोड़े। क्योंकि हीरे तुम्हारे पास हैं। तुम हमें बताओगे कि तुमने हीरे कहाँ रखे हैं। गजनी भी उठ खड़ी हुई। चौला बैठा रहा। अगर अब तुम यहां से गए तो हो सकता है कि दोबारा हीरे हमें मिले ही ना। तुम खतरनाक हो। हीरे महादेव के पास होते तो हमें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसकी बेटी हमारे पास है। परंतु तुम उसकी बेटी की परवाह क्यों करोगे? मुझे उसकी बेटी की परवाह है, तभी तो मैं यहां आया हूं। देवराज चौहान बोला। दूसरों की बेटियों की एक हद तक ही परवाह होती है। तुम महादेव और उसकी बेटी की परवाह ज्यादा देर तक नहीं करोगे, क्योंकि हीरे तुम्हारे पास हैं। तुम क्यों दूसरे के झमेले में अपने को फंसाओगे? देवराज चौहान मुस्कुरा पड़ा। अगर हीरे मेरे पास ना हो तो? अभी तुमने माना है कि हीरे तुम्हारे पास हैं। गजनी ने कहकर चौला को देखा। इसकी तलाशी ली गई? शायद नहीं। चौला ने उसी पल जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। गलत बात। तुम्हें कितनी बार समझाया है कि जिससे भी मिलो उसके पास हथियार नहीं होना चाहिए। क्या पता कब क्या हो जाए। तुम इसी तरह लापरवाह रहे तो जल्दी ही किसी दिन मरोगे। गजनी की आवाज में गुस्सा था। चौला खड़ा हो गया। चेहरा, गजनी ने पुकारा। चेहरा फौरन हाजिर हुआ। देवराज चौहान की तलाशी लो। शेरा देवराज चौहान की तरफ बढ़ा। देवराज चौहान ने चौला के हाथ में दबी रिवॉल्वर देखी। यह गलत हो रहा है, देवराज चौहान बोला। मैं शराफत से बात करने आया था। हम बदमाशी तो नहीं दिखा रहे, चौला ने कड़वे स्वर में कहा।
शेरा ने देवराज चांद की तलाशी ली और रिवॉल्वर निकाल ली, पीछे हट गया। तो 700 करोड़ के हीरे तुम्हारे पास हैं? चौला खतरनाक अंदाज में हंसा। इस तरह 350 से भी हाथ धो बैठोगे? देवराज चांद बोला। हमें 700 करोड़ चाहिए और तुम दोगे? मैं? हाँ, तुम्हारे पास ही तो महादेव ने रखे हैं हीरे। मेरे पास हीरे नहीं है। हमें क्या पता कि तुम पहले झूठ बोल रहे थे या अब, गजनी बोली। लेकिन तुम्हारा आजाद रहना ठीक नहीं है। तुम खतरनाक हो और महादेव को भड़का सकते हो कि हमें हीरे ना दे, अपनी बेटी की परवाह ना करे। तुम लोग गलत हो। मैं चुप हो जाओ, चौला गुर्राया। देवराज चांद के होंठ भिज गए। शेरा, इसे ले जाओ और पक्की तरह बंद करके पहरा बिठा दे। चल। शेरा ने हाथ में पकड़ी रिवॉल्वर हिलाकर देवराज चांद से सख्त स्वर में कहा। ये सब करके तुम लोग मामले को उलझा रहे हो? देवराज चांद तीखे स्वर में बोला। उलझा भी लेंगे। गजनी ने चूड़ियां खनकाई। तुम्हारे पास हीरे हैं तो तुम्हारा मुंह खुलवा लेंगे। महादेव के पास हैं तो वो हमें दे देगा। ले जा शेरा। देवराज चांद ने कठोर निगाहों से दोनों को देखा। चलो। शेरा ने पास पहुंचकर रिवॉल्वर की नाल देवराज चांद की कमर से लगा दी। शेरा देवराज चांद को रिवॉल्वर के दम पर कमरे से बाहर ले गया। चौला ने गहरी सांस ली और रिवॉल्वर जेब में रख ली। तुमने आज आने में देर कर दी। मैंने नाश्ता कर लिया, चौला ने गजनी से कहा। सज रही थी, श्रृंगार कर रही थी। तेरे को क्या लगता है कि देवराज चांद के पास हीरे हैं? चलो क्या उठा। नहीं, हीरे देवराज चांद के पास नहीं है। हीरे होने की बात कहकर खाली खाली हम पे रौब मार रहा था। गजनी मुस्कुराई। तो देवराज चांद को कैद क्यों किया? जरूरी हो गया था। देखा नहीं तुमने कि बात कैसे कह रहा था? 350 करोड़ के आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। वापस जाकर महादेव को भड़का देता तो हमारे लिए मुसीबतें खड़ी हो जाती। महादेव 700 के देगा हीरे? पक्का देगा। 350 करोड़ दे रहा है तो 700 के भी देगा। धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, एकदम से नहीं, गजनी बोली। जब मैं सज रही थी तब गोल्डी का फोन आया था, तो अपना फोन अपने पास क्यों नहीं रखता? क्या बोला गोल्डी? कोकीन मांग रहा था 3 करोड़ की। उसके पास इस वक्त कोकीन नहीं है और पार्टी को वादा कर रखा है। कह देती कि अपना आदमी भेजकर मंगवा ले। गजनी ने चौला को घूरा। घूरती क्यों है? कान खोलकर सुन ले। भाई होगा तो उसका, मैं नहीं। मुझे तो नकद पैसे चाहिए। 5 करोड़ का माल उसने पिछले हफ्ते लिया था। दे देगा। देगा वाली बात नहीं चलेगी। तो साफ कह दे कि हाथ तंग है। मैं कहती तो गोल्डी को अच्छा नहीं लगता। बात को बढ़ा मत। हम भी तो उससे माल उठाकर 15-20 दिन बाद पैसे देते हैं। लेकिन गोल्डी को मांगने की आदत है, जरूरत पड़ती रहती है उसे। गजनी ने मुंह बनाया। इतनी भी कमीनी मत बन। मैं तभी शेरा दरवाजे पर दिखा। चौला और गजनी चौंके। शेरा के माथे से खून बह रहा था। देवराज चौहान भाग गया? तो साले मेरे पास क्या करने आया है? चौला चीखा। पकड़ उसे, रमन और उत्तम को साथ ले। पहले तो हरामी को पकड़ना, ना पकड़ में आए तो गोली मार देना। जल्दी भाग। शेरा उल्टे पांव भागता चला गया। कमीना मेरे को खबर देने आया, जैसे मैं शाबाशी दूंगा इसे। चौला गुस्से से कांप रहा था। यह गलत हुआ। देवराज चांद का पकड़ा जाना जरूरी है। गजनी कह उठी। पकड़ा जाएगा, नहीं तो मरेगा तो पक्का। चौला गुर्राया। आसान नहीं है उस पर काबू पाना। खतरनाक लगा मुझे। झारखंड में रहकर बच जाएगा क्या?
नहीं बच सकता। यहां सिर्फ हमारी चलती है। चाला का चेहरा गुस्से में लाल हो रहा था। देवराज चांद को भी हम अपने पास कैद में रखते तो महादेव पर दबाव बन जाता। वो सारे हीरे। मैं अभी हरामी को पकड़ मंगवाता हूं। गलती मत करना, गजनी ने उसी पर टोका। उसकी बेटी हमारे पास है। वो कहीं नहीं जाने वाला। उसे बेटी से प्यार है। पहले देवराज चांद का मामला निपट जाए, उसके बाद महादेव के बारे में गंभीरता से सोचेंगे। वहां से भागकर कठिनता से देवराज चौहान ने अपनी जान बचाई थी। इन्हीं सोचों में फंसे देवराज चौहान को गहरी नींद में गुम होते देर न लगी। अगला दृश्य। अगले दिन देवराज चौहान की आंख खुली तो सुबह 9 बज रहे थे। इंटरकॉम पर उसने चाय लाने को कहा। 10 मिनट में ही कल वाला लड़का चाय ले आया। तब देवराज चौहान हाथ मुंह धो चुका था। गुड मॉर्निंग सर। चाय का गिलास साइड टेबल पर रखता लड़का कह उठा। मॉर्निंग। देवराज चौहान ने उसे देखा। हरवंश आया? वो तो 11-12 बजे आते हैं। लड़का चला गया। देवराज चौहान ने चाय का प्याला उठाया और घूंट भरा। कल की घटनाओं पर गौर किया तो साफ लगा कि चौला आसानी से मानने वाला नहीं है। खासतौर पर उसकी पत्नी का दखल इस मामले में है तो बात निपटनी आसान नहीं। वो 700 करोड़ के सारे हीरे चाहती है। वो बच निकला, वरना उसे भी चौला ने बंदी बना लेना था। देवराज चौहान ने चाय समाप्त की और सिगरेट सुलगाकर जेब से मोबाइल फोन निकाला और महादेव का नंबर मिलाया। रात फोन जेब में रखे रखे ही सो गया था। थकावट की वजह से कल किसी से भी बात करने का होश ही नहीं रहा था। इत्तेफाक से ही ये रहने का अच्छा ठिकाना मिल गया था। दूसरी तरफ बेल हो रही थी। फिर महादेव की आवाज कानों में पड़ी। हेलो। मैं हूं। देवराज चौहान बोला। तुम अकेले हो? हाँ। महादेव का स्वर बेचैनी भरा था। तुमने कल क्या किया था? चौला के आदमी मेरे घर पर नजर रख रहे हैं। चौला और उसकी पत्नी गजनी मुझे कैद करने जा रहे थे। क्यों? महादेव चौंका। क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया था कि हीरे मेरे पास हैं। वो मेरा मुंह खुलवाना चाहते थे। ओह, पूरी बात बताओ, क्या हुआ था? तुम्हारी बेटी से मिला था। वो ठीक है। उसे कोई तकलीफ नहीं दी गई। महादेव ने गहरी महादेव के गहरी सांस लेने की आवाज आई। 350 पर माना वो? नहीं, वो पूरा 700 चाहते हैं, कहकर देवराज चाहन ने सारी बात बताई। ओह। पूरी बात सुनते ही महादेव का बेचैनी भरा स्वर कानों में पड़ा। अब क्या होगा? मैंने तो तुम्हें बुलाया था कि तुम मामला संभाल लोगे, लेकिन ये तो बात मुझे और बिगड़ती लग रही है। मैंने तो बात बनानी चाहिए थी। तुमने उन्हें समझाया नहीं कि 350 करोड़ की रकम बहुत बड़ी। वो बच्चे नहीं हैं जो समझाऊंगा। उन्हें पता है कि रकम बड़ी है, तभी तो वो 700 मांग रहे हैं, पूरे का पूरा। तुम कहाँ हो? सुरक्षित जगह पर हूं। चौला ने तुमसे कोई बात की? नहीं, लेकिन कल शाम के बाद से मैंने अपने घर के आसपास 2 आदमियों को मंडराते महसूस किया। वो अब भी हैं। शायद चोला सोचता होगा कि मैं तुम्हारे पास आऊंगा और वो मुझे पकड़ लेंगे या मार देंगे। तुम मेरे पास मत आना। जब तक चौला की बीवी मामले में दखल दे रही है तब तक 350 में बात नहीं बनेगी। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। देवराज चांद ने कश लिया। अब तुम क्या करोगे? मैं सोच रहा हूं कि चौला के भाइयों से बात करूं। वो चौला को समझा सकते हैं। भाइयों से? वो सब हरामी हैं। महादेव का तेज स्वर कानों में पड़ा। चुप बैठने से तो अच्छा ही है कि उनसे बात की जाए, उन्हें बीच में डाला जाए। देवराज चांद ने कहा। यह एक खतरनाक बात है।
जानता हूं, लेकिन यही करना ठीक रहेगा। वो तुम्हें पकड़कर चौला के हवाले कर देंगे। उनके सामने पड़ने की गलती मत करना। मामला सुलझाना है तो ये करना पड़ेगा। तुम मुझे गोल्डी, बर्मन और पम्मी के बारे में बताओ कि वो कहाँ मिलेंगे। देवराज चौहान, तुम जो कहा है वो करो। तुम्हारा मामला निपटाने आया हूं तो निपटा कर ही जाऊंगा। तुम जो करना चाहते हो उससे मैं सहमत नहीं हूं। मैं जो कोशिश कर रहा हूं करने दो। तुम चौला के तीनों भाइयों के बारे में बताओ। महादेव ने तीनों के ठिकाने बता दिए। मैं तुम्हें जल्दी फोन करूंगा। बेहतर होगा कि तुम अपना घर छोड़कर कहीं छिप जाओ। मामला जल्दी निपटाने के लिए चौला तुम्हें भी उठा लेगा और तुम्हारी बेटी के गले पर छुरी रखकर तुमसे हीरे मांगेगा और तुम दे दोगे। मेरे छिप जाने से चौला चुप बैठेगा क्या? मामला कुछ वक्त के लिए लंबा खिंच जाएगा और हमें वक्त मिल जाएगा। मेरी पत्नी भी है, उसे अकेला नहीं, उसे भी साथ ले लो और किसी सुरक्षित जगह छिप जाओ। हम आपस में फोन पर संबंध बनाए रहेंगे। ठीक है। महादेव की गहरी सांस लेने की आवाज आई। तुम अपना ध्यान रखना। देवराज चौहान ने फोन बंद किया और सिगरेट सुलगा ली। देवराज चौहान नहा धोकर तैयार हुआ और नाश्ते के लिए कहा तो उधर से बताया गया कि हरबंस साहब का फोन आया था कि वो आपके लिए नाश्ता लेकर आ रहे हैं। देवराज चौहान ने वक्त देखा। 11 बज रहे थे। अगला दृश्य। 12 बजे हरबंस आया। वो सूट पहने था और शेव कर रखी थी, चमक रहा था। ऊपर आकर देवराज चौहान से मिला। हाथ में छोटा टिफिन थाम रखा था। रात कैसी बीती सुरेंद्र पाल? अच्छी नींद आई। 3-3 लार्ज पैग मार रखे हों तो अच्छी नींद आएगी ही। उसने हंसकर कहा और छोटा टिफिन उसे दिया। तुम्हारा नाश्ता खास तौर से घर घर से बनाकर लाया हूं, क्योंकि तुम्हारा पर्स नोटों से भरा हुआ है और उससे मैं बिजली का बिल चुका सकता हूं। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। लंच हम इकट्ठा करेंगे। काम के लिए जाना है मुझे। फिर तो एक साथ लंच नहीं हो पाएगा। हरबंस ने सिर हिलाया। मुझे कार चाहिए। कहां से मिल जाएगी? मेरी कार ले लो। कहां जाना है? डाल्टनगंज। ओह, दूर है। वापसी तक रात हो जाएगी। शायद रात को भी ना आ सकूं। कल आऊं। इस दौरान तुम्हें कार की जरूरत पड़ेगी। कोई बात नहीं, तुम ले जाओ, मैं काम चला लूंगा। शुक्रिया। शुक्रिया रहने दो, तुम मुझे कार का किराया दे देना। हरवंश मुस्कुराया। देवराज चंद ने पर्स जेब से निकाला और 1000 के 10 नोट निकालकर उसे दिए। अभी तो इतना बिल नहीं बना कि बन जाएगा, हिसाब बाद में करेंगे। ठीक है। हरवंश ने नोट जेब में रखे। नाश्ता कर लो, मैं कार साफ करवा देता हूं तब तक। हरवंश चला गया। देवराज चौहान नाश्ता करने में लग गया। अगला दृश्य। देवराज चौहान जब डाल्टनगंज पहुंचा तो शाम के 7 बज रहे थे। कार धूल से अटी पड़ी थी। सबसे पहले देवराज चौहान ने साधारण सा होटल तलाशा और वहां डेरा जमाया। नहा धोकर फ्रेश हुआ, फिर कार पर होटल से निकला और खाना खाया। फिर महादेव के बताए पते की तरफ चल पड़ा, जो कि गोल्डी का ठिकाना था। ढूंढते ढूंढते 1 घंटे बाद देवराज चौहान गोल्डी के ठिकाने पर पहुंचा। शानदार इमारत थी वो। नीचे रेस्टोरेंट बना हुआ था और ऊपर 3 मंजिल थी। कार को एक तरफ लगाकर देवराज चौहान ने रेस्टोरेंट में प्रवेश किया। रात के 10 बजने जा रहे थे। रेस्टोरेंट में भीड़ थी। हर कर्मचारी व्यस्त नजर आ रहा था। देवराज चौहान कैश काउंटर पर पहुंचा, जहां 50 बरस का एक आदमी बैठा था। गोल्डी से मिलना है, देवराज चौहान बोला। उसने देवराज चौहान को देखा। क्यों मिलना है? काम है। मेरा नाम देवराज चौहान है।
कई देवराज चांद आते हैं गोल्डी से मिलने, मिल नहीं पाते। उसने लापरवाही से कहा। मैं डकैती मास्टर देवराज चौहान हूं। डकैती मास्टर? वो देवराज चौहान को देखने लगा। देवराज चौहान उसे देखता रहा। तेरा मतलब तू हिंदुस्तान का मशहूर डकैती मास्टर देवराज चौहान है? हाँ, अब ठीक समझा। देवराज चौहान ने देखा कि उसका हाथ काउंटर के नीचे गया और कोई बटन दबाया। क्या काम है गोल्डी से? तेरे को नहीं बता सकता। झगड़े वाला काम है या दोस्ती वाला? दोस्ती वाला। तभी एक आदमी वहां पहुंचा जो कि खतरनाक जैसा लग रहा था। दिवाकर, ये अपने को डकैती मास्टर देवराज चौहान कहता है और गोल्डी साहब से मिलना चाहता है। उस व्यक्ति ने देवराज चौहान को सिर से पांव तक देखा। ले जाओ इसे, यहां पर कोई बात मत करो, ये रेस्टोरेंट है। आओ, उस व्यक्ति ने देवराज चौहान से कहा। देवराज चौहान उसके साथ चल पड़ा। पीछे गैलरी पार करके वो सीढ़ियों पर से पहली मंजिल पर पहुंचे, जहां वो देवराज चौहान को एक कमरे में ले गया। वहां पहले से ही दो आदमी बैठे थे। उनकी निगाह देवराज चौहान पर जा टिकी। कौन है ये? एक ने पूछा। ये अपने को डकैती मास्टर देवराज चौहान कहता है, उसे लाने वाला बोला। अच्छा? उसने व्यंग भरे स्वर में देवराज चौहान को देखते हुए कहा। झारखंड में क्या डकैती करने आया है? देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। क्या वे, क्या ड्रामा कर रहा है तू? दूसरे ने देवराज चौहान से कहा। गोल्डी से मिलना है, मैं ही देवराज चौहान हूं। पक्का? हाँ। अगर तेरी बात गलत निकली तो? गलत नहीं निकलेगी। मंगल, काठी को बुला। उसने हर किसी को पहचानने की डिग्री कर रखी है। देखें तो शायद काठी इसे पहचानता हो। मंगल बाहर निकल गया। बैठ जा, थक जाएगा, वो देवराज चौहान से बोला। लेकिन देवराज चौहान वहीं टहलता सिगरेट के कश लेता रहा। 5 मिनट बाद मंगल काठी के साथ वहां पहुंचा। काठी 5 फीट का सामान्य कद काठी का व्यक्ति था। देवराज चौहान पर निगाह पड़ते ही वो चौंका। तुम देवराज चौहान? ये सुनते ही बाकी सब भी सीधे हुए। हम पहले कभी नहीं मिले, देवराज चौहान बोला। कैसे पहचाना मुझे? अखबारों में तुम्हारी तस्वीरें देखी हैं, कटिंग्स है मेरे पास तुम्हारी तस्वीरों की। देवराज चौहान ने कश लिया और सिगरेट एस्ट्रे में डाल दी। तो ये देवराज चौहान ही है? मंगल कह उठा। अगला दृश्य। गोल्डी की कदकाठी, चेहरा काफी हद तक चौला से मिलता था। स्पष्ट था कि वो चौला का भाई है। गोल्डी देवराज चौहान से मिला। दोनों कुर्सियों पर आमने सामने बैठे। बोल देवराज चौहान, मेरे पास कैसे आया? गोल्डी बोला। देवराज चौहान ने वहां खड़े काठी को देखा, फिर गोल्डी से कहा, अकेले में बात करनी है। क्या काठी? गोल्डी ने काठी से कहा। काठी बाहर निकल गया। क्या लेगा? डिनर करेगा या पहले विस्की? कुछ नहीं, पहले बात, उसके बाद बाकी बात। बोल। तेरे भाई चौला ने कुछ अड़ंगा डाल रखा है, देवराज चौहान बोला। चौला ने? गोल्डी की आंखें सिकुड़ी। तो इस वास्ते तू मेरे पास आया है? हाँ। ये बात है, चौला के अड़ंगे से मेरा क्या वास्ता? अपना मामला तुम लोग निपटो। मैंने सुना है जब एक के सिर पर मुसीबत आती है तो तुम सब इकट्ठे हो जाते हो। हाँ। फिर तो तुम्हारा वास्ता इस मामले में होना चाहिए गोल्डी। गोल्डी ने गहरी निगाहों से देवराज चौहान को देखा। धमकी देता है? नहीं, मैंने तो साफ बात की है। खैर बोल। तू डकैती मास्टर देवराज चौहान है, मेरे पास आया है तो तेरी बात सुननी चाहिए मुझे। बोल बोल। चौला ने मेरी पहचान वाले की बेटी को उठाकर बंधक बना रखा है।
ये तो मामूली बात है, गोल्डी मुस्कुराया। फिरौती के रूप में वो 700 करोड़ के हीरे मांग रहा है। कितने करोड़? गोल्डी हचकिचाया। 700 करोड़। बहुत मोटी रकम मांग रहा है। गोल्डी एक हंस पड़ा। 700 करोड़? उसके पास है क्या? हाँ। कहां से आया इतना माल? डकैती की थी। माल दबा रखा है और 10 साल की जेल भुगत आया है। 10 सालों में माल की कीमत 700 करोड़ हो गई है। गोल्डी ने सिर हिलाया। बड़ी गेम खेल रहा है चौला। मेरी पहचान वाले महादेव ने मुझे बुलाया कि चौला से उसकी बेटी को सौदा करके आजाद करा लूं। मैं हर किसी के मामले में नहीं आता, परंतु किसी किसी की बात माननी पड़ती है। होता है, होता है। आगे बोल। मैं चौला से मिला, उससे सौदा पटाने की कोशिश की। उसकी बीवी से पूछा उसने बीवी से पूछा तो मैंने कह दिया कि 700 करोड़ मेरे पास ही हैं। तेरे को ये कहना नहीं चाहिए था। क्यों? वो बहुत तेज औरत है। तेरा गला पकड़ लिया होगा उसने कि तू निकाल 700 करोड़ किधर रखे हैं। गोल्डी हंस पड़ा। ठीक कहा। पूरी बात सुन। हाँ। मैंने चौला और गजनी से कहा कि आधे 350 करोड़ ले लो। 350 महादेव के पास रहने दो। फिर? लेकिन वो दोनों, खासतौर से गजनी, कहती है कि उसे 700 करोड़ के हीरे पूरे चाहिए। वो है ही ऐसी। चौला के अलावा वो किसी से नरमी नहीं करती। तो बात नहीं बनी? नहीं। वैसे 350 करोड़ की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। गोल्डी ने गहरी सांस ली। यही मैंने समझाया, लेकिन वो 700 करोड़ पूरा लेना चाहते हैं। गोल्डी ने अपना कान खुजलाया। यहां तक कि उन्होंने मुझे भी बंधक बनाने की चेष्टा की, लेकिन मैं किसी तरह भाग निकला। गोल्डी ने सिर हिलाया। कुछ देर खामोशी रही। मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू सौदा पटा दे। 350 करोड़ पर उन्हें तैयार कर ले। चौला तो मेरे एक बार कहने पर ही मान जाएगा, लेकिन वो साली गजनी नहीं मानेगी। गोल्डी बोला। उसे मना। गजनी मेरे बस में नहीं है। चौला के बस में भी नहीं है। उसे मैं तुमसे ज्यादा जानता हूं। देवराज चांद शांत रहा। महादेव ने अपनी बेटी की परवाह छोड़ दी तो 350 भी जाएंगे। देवराज चांद ने गंभीर स्वर में कहा। यह बात तुम चौला और गजनी को समझाओगे तो वो समझ जाएंगे। नहीं समझेंगे। गोल्डी ने इंकार में सिर हिलाया। महादेव ने सौदा पटाने और अपनी बेटी को आजाद कराने के लिए जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ी है। गोल्डी ने देवराज चांद को देखा। फिर? चौला और गजनी नहीं माने तो झगड़ा खड़ा हो सकता है। फिर धमकी? तू झगड़ा खड़ा करेगा? गोल्डी के माथे पर बल पड़े। करना पड़ेगा। इस मामले को निपटाए बिना तो मैं वापस जाऊंगा नहीं। महादेव को भी तो जवाब देना है। ऐसा मत बोल, तू हमारा मुकाबला नहीं कर पाएगा। हम सब इकट्ठे हो जाएंगे। अगर चौला ने हमें पुकारा तो। उसने ना भी बुलाया और हमें खबर मिली कि वो खतरे में है, तो भी हम पहुंच जाएंगे वहां। कहकर गोल्डी ने रिवॉल्वर निकाल ली। देवराज चांद मुस्कुरा पड़ा। मैं तेरे को अभी शूट कर सकता हूं कि झगड़ा खड़ा ही ना हो। मेरे मरने पर इस सौदे पर असर पड़ेगा। हो सकता है महादेव कुछ भी देने से मना कर दे और खिसक जाए। गोल्डी उसे देखता रहा। चौला और गजनी को समझा। ये बढ़िया रास्ता है गोल्डी। गोल्डी ने रिवॉल्वर वापस जेब में रख ली। बात करूंगा। अपना फोन नंबर दे। मैं तेरे से पूछूंगा कि वो माने कि नहीं। देवराज चांद उठता हुआ बोला। गोल्डी ने अपना नंबर बताया। उन्हें रास्ते पर लाने की पूरी कोशिश करना।
मैं तेरे को सलाह देता हूं देवराज चांद कि मामला जो भी बने, चौला ने पंगा किया तो नुकसान में रहेगा तू। मैं नहीं चाहता कि झगड़ा हो। मतलब कि तू झगड़ा करेगा? मैं झगड़े से पहले ही मामला सुलझा देना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि तू सब कुछ ठीक कर देगा। काइया इंसान है तू। गोल्डी मुस्कुराया। जानता है कि मेरे ठिकाने पर है, इसलिए बात को घुमा फिरा कर कह रहा है। मेरे को नाराज नहीं करना चाहता। खैर, मैं चौला से बात करूंगा। गजनी से भी। गजनी मानेगी तो चौला को कोई एतराज नहीं होगा। खड़ा क्यों हो गया? मेरे साथ पिएगा नहीं? कल ज्यादा हो गई थी, आज नहीं पीऊंगा। देवराज चांद के होंठों पर शांत मुस्कान थी। तू उन दोनों को समझा दे, सब ठीक करा दे। उसके बाद हम बैठकर बातें करेंगे। मैं चाईबासा से तेरे पास इसी काम के लिए आया हूं। कहाँ ठहरा है? ये नहीं बताऊंगा। कल तेरे को फोन करूंगा, देवराज चांद ने कहा।